हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे और कुछ जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ क्रिटिसिज्म है उसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं इसका लाभ मिल सके इस वीडियो का। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्यों अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम लोग इन डिटेल में विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग वन बाय वन देखें। देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित है, वो भी कहाँ, नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सम्मिलित किया गया इसे, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग भी है। और आर्टिकल, अगर डीपी फंडामेंटल राइट की बात हो गई, मौलिक अधिकार की, अगर हम डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं कि आज़ाद भारत के बाद कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया और किन किन का योगदान रहा। तो सबसे पहले जो योगदान रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यूजीसी कमीशन का जब गठन किया गया, तो इसके बाद 1948 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसको और सुदृढ़ किया 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की गठन किया गया, जो कि आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद ये 1954 का जो मुदलियार की, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और जो नेशनल और स्टेट लेवल पे जो भी बोर्ड्स हैं उनको मर्ज करके एक बोर्ड बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जो शिक्षा का गुणवत्ता वो गिर ना सके। क्योंकि अभी क्या है, आपका राष्ट्रीय बोर्ड अलग है, माध्यमिक बोर्ड अलग है, स्टेट के अपने अपने अलग हैं। राष्ट्रीय बोर्ड जैसे आईसीएससी को ले ले, सर्टिफिकेट स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो ये सारे दो बोर्ड है जो फ्रिक्वेंटली इंडिया में रन है। लेकिन इसको फाइनली अब 2020 के बाद इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और देखेंगे क्या डिटेल में एनईपी 2020 में। फिर देखते हैं कि 1964 में दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की गठन किया गया और बाद में 1968 में ये शिक्षा नीति को प्रस्ताव करके इसे प्रकाशित कर दिया गया, जो कि राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य कर रखा गया था। तो 1964 के बाद भी बहुत सारे चेंजेज आए थे। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया, जो आज तक उसको रन कराया जा रहा है। और 1990 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और फिर बाद में 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी 6-7 समितियाँ, उनको ध्यान रखना है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसी से लेकर जुडिशरी से लेकर एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री से पूछे जाए, चाहे वो पॉलिटी से पूछे जाए, चाहे करंट अफेयर से क्वेश्चन बना के पूछे जाए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इन डिटेल में देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिटेल में, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इन डिटेल में संक्षिप्त में ही देखेंगे, लेकिन इन डिटेल में, क्योंकि एमएचआरडी की जो साइट पे ये लगभग 600 पेज के 580 या 86 पेज में है। लेकिन आज हम लोग इसे बहुत ही कंसाइज वे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर इस शिक्षा नीति आयोग के तहत रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके सारे जो मुख्य बिंदु है उसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला डिटेल क्या है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों के रास्ते के साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति का उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। GER मतलब क्या होता है, GER को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। GER का जो फुल फॉर्म होगा आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है। तो मेनली इसका जो टारगेट है 2030 तक जो साक्षरता का दर है, अब साक्षर नहीं, अब खासकर लोगों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर एक सुयोग्य नागरिक बनाने का है, पढ़ा लिखा नागरिक बनाने का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका NEP 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 12 साल की स्कूली शिक्षा और नई साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ साथ 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम को लाया जाएगा। तो आइए इसको हम लोग इन डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या है आपका, तो इसके तहत पहले स्टार्टिंग के जो 3 साल है बच्चों को आंगनबाड़ी में ही प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 5 का मतलब है 3+2 साल। ठीक है, और नेक्स्ट जो 3 साल है उसमें आपका क्या हो जाएगा, बच्चों को कम से कम प्राइमरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगले 3 साल में वो वोकेशनल स्टडीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐड किया गया है कि मतलब क्लास 6 के बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब कि अगर 30 दिन स्कूल जा रहे हैं तो अब उनको स्कूल बैग से छुटकारा मिल जाएगा और वो 7 से 8 दिन या 10 दिन वोकेशनल ट्रेनिंग सीखेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे और अपने जो स्किल को डेवलप करेंगे। और जो माध्यमिक स्कूल की शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बदलाव किया गया है। उसमें क्या बदलाव किया गया फ्रेंड्स, उसमें बदलाव ये किया गया है कि जो 10th 12th जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनसे बच्चों को छुटकारा देने की कोशिश किया गया है। तो आइए पहले इस चीज़ को देखते हैं। अब क्या है कि +2 में बच्चे फ्री रहेंगे, वो चाहे जिस तरीके से हो, ग्रेडिंग हो, बच्चे अपने आप को खुद एसेस कर पाएंगे, क्या मैं फर्स्ट डिवीज़न लाने लायक हूँ, क्या मेरे मार्क्स 70% सही में आए हैं, 80% सही में आए हैं, 40% के लिए भाग के योग्य हैं हम। ठीक है, तो ये सब एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिकली चेंज है जो बच्चों को खुद से एसेस करने के लिए लागू होगा। ठीक है, वो मतलब उनको रियलाइज़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि बच्चों पे बर्डन ना आए, माँ बाप पे बर्डन ना आए और अपना वो खुद एसेस कर सकें। तो ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया गया है। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा के भी खास अंतर नहीं रखा गया और इंटर्नशिप के साथ साथ कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो आइए पहले इसे देखते हैं, ये क्या है। पहले क्या होता था, जो अभी भी है, कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग पढ़े जा रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, 60%, 70%, 80%, कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन अपने जो ईस्टर्न एशिया में जो डेवलप के कदम पे, डेवलप के कदम पे, रास्ते पे वो आगे जा गए हैं। जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हो गया, चाइना भी उसी कदम पे है। तो चाइना भी इसी मॉडल को, जो वेस्टर्न मॉडल को अपनाया और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया उसको अब कर रहा है, लेट देर संभे, लेकिन चुस्त और दुरुस्त टाइम पे आया। तो इसमें क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि एक और चीज़ इसमें है जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया। इसमें एक चीज़ हो जानिएगा, पहले ये होता था कि 3 सब्जेक्ट होते थे, आर्ट्स ग्रुप, ह्यूमैनिटीज़ के, साइंस ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप
फिजिक्स पढ़ रहे हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, तो आप मनोविज्ञान लेके पढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के साथ अगर आपको अकाउंटेंसी में अच्छा नॉलेज है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, 9th-10th में आप अच्छे से पढ़े हैं, तो आप अकाउंटेंसी पढ़ लेके पढ़िए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं तो बायो लेके पढ़ सकते हैं। ऐसा आप पहले क्या होता था, बायो ग्रुप के लड़के बायोलॉजी के लड़के हिस्ट्री नहीं ले पाते थे, हिस्ट्री के बच्चे मैथ नहीं ले पाते थे, बायो नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ऐसा कोई झंझट रहेगा नहीं। अब कोई भी सब्जेक्ट कोई पढ़ सकता है, फ्री वे में पढ़ सकता है और एक ओपन माइंड के तरीके से पढ़ सकता है, इग्नाइटेड माइंड के तरीके से पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, जितने भी लोग अब 9th क्लास में आने वाले हैं और 9th के बाद 10th-12th करने वाले हैं। हम लोग जो 90s के थे, बहुत बड़ा क्या हो रहा है, एक लॉस हुआ हम लोग का। जैसे मैं खुद एक मैथ्स और मैं खुद एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में। मुझे साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा मन लगता है। अब तो इंटरेस्ट इतना है कि मुझे बायो में, लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो ये सब क्या है, एक अंदर से उत्सुकता हो जो आप लोग अगर आ रही है तो आगे आप लोग के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम 5वीं तक की भाषा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में, तो ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना मजबूरी है। अब इसे हम लोग चाहे जैसे भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। 3 लैंग्वेज सिस्टम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर कोई तमिलियन है, ठीक है, तमिल में पढ़ रहा है, अगर बाय द वे कभी उसे माइग्रेट होके कहीं कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया या कुछ ऐसा अक्रेंस हो गया, वो शिफ्ट होके हिंदी बेल्ट में आ गया है, ये बिहार, यूपी, बंगाली बेल्ट में चला गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंग्लिश को तो ग्लोबल लैंग्वेज रखें और साथ में इसको बढ़ावा दिया जाए। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल गेम के चक्कर में शायद इसको बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना भी ना पड़ जाए। तो ये आप लोगों का अवेयरनेस है, जागरूकता है, उत्सुकता है। आप लोग इंग्लिश को ना छोड़िएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज को छोड़िए मत, लेकिन इंग्लिश को ना छोड़िए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं खुद अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश से विशेष ध्यान दीजिए। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप कुछ नहीं आता है, आप सस्टेन कर जाइएगा, कहीं पे भी सस्टेन कर जाइएगा। आपको अपने समाज में बहुत अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकता है। लेकिन आप वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो अपने केवल उस पार्टिकुलर एरिया के लिए, अगर आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिल सकती। आप जापान, यूएस, यूके जा रहे हैं, जापान में भी जा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश आ रही है बोलने तो आप वहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, भले ही वहाँ पर जापानीज बोली जा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए इनिशियल वे में, ठीक है। लैक्टेटिंग मतलब कि लैक्टेटिंग तो करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगा कि जो लैक्टेटिंग फीडिंग जो जितने भी चाइल्ड है उसको उसी समय से इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और वर्नाकुलर लैंग्वेज तो बच्चे धीरे धीरे सीख ही जाते हैं, जो वहाँ का सराउंडिंग होता है। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सुधार और सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरा नजर रखना। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अपने समाज में क्या है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में है, अगर कोई वोकेशनल स्टडी किया है तो उसको लोग अच्छे नज़र से देखते हैं। यूएस में, यूके में, जापान में बहुत अच्छा वो मतलब कि वो अच्छा पैसा वहाँ कमाते हैं, उनका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने यहाँ कोई लड़का इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लिया है, फिटर से प्लम्बर, सिविल टेक्नोलॉजी कर लिया है, तो लोग उसको एक वर्कर क्लास की नज़र से देखते हैं, स्किल लेवल की नज़र से देखते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं आती है। जबकि उनको पता नहीं है कि वो चाहे तो एक एम्पायर खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति में ये सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग 110% नहीं 210% इसको बढ़ावा देना चाहिए। उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50%, ये बहुत अच्छी बात है। 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ी जाएगी, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में
विषयों की विविधता होगी, जो मैं पहले ही बता दिया। आप कोई सा भी किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र और क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाएँ तो आपका वो जो क्रेडिट होगा, जो ग्रेड होगा, वो दूसरी जगह पे आपका ऐड हो जाएगा। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट को थैंकफुल करना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन, ये बहुत ज़रूरी है। इजी हो लेकिन प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका, महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ साथ संबद्धता प्रणाली की पूरी की जाए। ठीक है, मतलब कि एक रेगुलर वे में। NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी, बहुत ही बड़ा ग्लोबल ये ग्रेट इनिशिएटिव है। आज देख लीजिए, बहुत सारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर जो आज भी ये पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अपने यहाँ के जो टेक्निकली ग्रेजुएट हैं वो इस चीज़ को एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो और लोग क्या खाक करेंगे। ठीक है, तो एडवांस बनिए, ये गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, उसका फ़ायदा उठाइए। और ख़ासकर मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नई नई टेक्नोलॉजी को सीखिए और बच्चों को उसे गिफ्ट के तरीके से दीजिए, उसे सिखाइए। जितना आप सिखाइएगा उतना आपको प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी और आपको बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो बताइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों पर तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करिए, बहुत अच्छा है। ये देखते हैं, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में पाली, फारसी और प्राकृत के लिए अलग से इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो डेवलप होगा और उससे क्या होगा, जो पुराने जैसे मैथमेटिक्स में अब आप देख लीजिए तो ये अरेबियन जो अरब वाले हैं उनका देन है, जो आयुर्वेद तो खुद के इंडिया का देन है, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो प्राइवेटाइजेशन है, जो बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जो सीखने को मिलेगा हमारे फ्यूचर्स के जितने भी युवा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या और देखते हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, ये बहुत ज़रूरी है कि सबको बराबर वे में शिक्षा को प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, इसको देखते हैं। ये देखते हैं, कक्षा 3, 5 एवं 8 के लिए एनईएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग कक्षा 10 एवं 12 का समकक्ष माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्ताव उपाय है। और NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुक्त धारा, मतलब कि जो बच्चे 2030 तक स्कूल से दूर रहेंगे उनका मुख्य उद्देश्य है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि इसे ऐड कर देना। नए पाठ्यक्रम और शिक्षा संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, तो इसको समझते हैं डिटेल में। 5+3+3+4, मैं इसे पहले ही बता दिया लेकिन मैं फिर से ध्यान लीजिए। क्लास 3 से 8 तक के लिए 5 है, क्लास 8 से 11 के लिए 3 है, क्लास 11 से 14, मतलब कि ये क्लास नहीं है, एक तरीके से एज ग्रुप है, सॉरी ये एज ग्रुप है। 3 बरस से 8 बरस के बच्चों वो 5 ये 5th के कैटेगरी में आएंगे। 3 वाले 8 साल से 11 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। 11 से 14 साल के बच्चे ये 3 वाले में आएंगे। और जो 4th में आएंगे 14 से 18 साल, मतलब जो +2 करेंगे। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग से इनको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा मिलने वाला है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका EAC की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के लिए मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
नेक्स्ट है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापना करना और बच्चों को क्या करना, केवल पढ़ाना नहीं, उनको अच्छे से समझाना, उनके अंदर स्किल को डेवलप कराना, उनको ये रियलाइज़ कराना कि हाँ ये चीज़ आप सीख चुके हैं। ये इसका मेन मोटो। तो ये कब से है? क्लास 3 से ही। और इस पे सभी टीचर्स ये ज़्यादा ज़ोर शोर से ध्यान देंगे तभी ये हो पाएगा। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार लाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत से स्कूल में 6ठे ग्रेड से व्यवसायिक सुविधा, जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। ठीक है, बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा, जो पहले ही बोला था, फिर से मातृभाषा को सीखिए, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको आप लोग ज़रूर सीखिए। ठीक है, भले ही लोग मुझे अभी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आगे जाके आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि इंग्लिश का क्या वेटेज है आने वाले समय में भी। आप देख लीजिए, कंप्यूटर या कोई भी लैंग्वेज क्या हिंदी में है? कोडिंग एक बताइए इंग्लिश, हिंदी छोड़ के, इंग्लिश छोड़ के जो किसी और लैंग्वेज में हो, सारा इंग्लिश में है। भले उसका कोडिंग करके हम लोग मंडेरियन का अलग है, जापानीज का अलग है, स्पेनिश अलग है कर लेते हैं हम लोग, हिंदी का अलग करते हैं, कोड के थ्रू करते हैं। लेकिन क्या है, जो 0-1 का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको फाइनली उसका जो कोडिंग होता है वो किस में होता है आपका? वो आपका इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश को आप लोग ना छोड़िए, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत को और कारगर बनाएगा। और हम लोग डेवलपिंग के जो रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी आने वाले 10 साल में डेवलप भी हो सकते हैं ये नई शिक्षा नीति को लेके, अगर कोई राजनीतिक मुद्दा सही से टांग ना अड़ाए तो। ठीक है, चाहे बीजेपी कांग्रेस को, चाहे कांग्रेस बीजेपी का टांग खिंचाई ना करे, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा ही सबसे बड़ा एक ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है नई शिक्षा नीति को लेके, या देश को डेवलप जैसे हो रहा है उसमें टांग अड़ाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्या है, समान और समावेशी शिक्षा। तो आइए देख लेते हैं। NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कोई बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़े परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति और सीखने उत्कृष्टता प्राप्त करने की किसी भी अवसर से वंचित ना रह जाए। मतलब कि सारे बच्चों को इसके अंतर्गत देखा जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दिव्यांग बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा ये इसमें इनिशिएटिव लिया गया है। संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी, सबको इसमें ऐड किया गया और विकास भी किया जाएगा। बाल भवन की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, सामाजिक चेतना केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। अब आते हैं शिक्षक और करियर प्रगति मार्ग को लेकर शिक्षक भर्ती। तो 4 साल का जो कोर्स है B.Ed, जो क्लास 12th की बात करना होता है, अब 4 साल का कोर्स करने के बाद जो टीचर बन पाएंगे। ठीक है, और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST, इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2020 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT और शिक्षक और सभी स्तर एवं क्षेत्रों के विशेष संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। स्कूल प्रशासन को अच्छे से गवर्नेंस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत मतलब कि बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन करेंगे, जिसके तहत सभी मूलभूत नियमकाई सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व प्रकटन, जैसा कि SAS द्वारा वर्णित किया गया है। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना SQF का विकास किया जाएगा। NSQF तो पहले से ही टेक्निकल में है, लेकिन अब ये से सबके लिए लागू किया जाएगा। अब आते हैं उच्चतर शिक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग उच्चतर शिक्षा में क्या 2020 तक GER को बढ़ा के 50% करना है। मतलब कि जो हम लोग अभी +2 कर रहे हैं, अब ग्रेडिंग सिस्टम हो जाने के बाद आप हायर स्टडी आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.30% 2018 तक था, जिसे बढ़ाकर 2035 तक, ध्यान देना है, 2018 तक 26.3% था, अब इसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। और उच्चतर हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ नए सीटों को जोड़ना है। एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है समग्र बहुविषयक शिक्षा, जो मैं पहले ही बता दिया था। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं,
साइकोलॉजी में मन लेगा, केमिस्ट्री में मन नहीं लगा, फिजिक्स में मन नहीं लगा, बायो में मन नहीं लगा, आप उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा अब, ठीक है। और उसके ग्रेड अगले में ऐड हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। ये बहुत ही मेन ये जो बताने की कोशिश किया गया है, जिसे मैं आपको आसान भाषा में बता दिया, ठीक है। जो ये लाइन लिखा गया है उसका मैं मतलब बताया। नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक समायोजन, व्यावसायिक शिक्षा में उपयुक्त प्रमाण के लिए मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ साथ व्यापक बहुविषयक समग्र एवं स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट पोलों, विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाण के साथ 3 या 4 वर्ष हो सकती है। तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का भी हो सकता है और 4 साल का भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, जो इसका मतलब है जो मैं पहले बता दें। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, सपोज दैट आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, आप MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, आप LLB में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, 1 साल में आपको बाय द वे ड्रॉप करना पड़ जा रहा है, तो क्या करना होगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका वो साल बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 साल पढ़ लिए और 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक कर रहे हैं तो आपको ये उसमें एज ए रिसर्च के रूप में आपको एक हायर डिग्री का जो हायर डिग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब कि इससे क्या हुआ, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। 1 साल के बाद आप लेना चाहते तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा, मतलब कि आप BSc सेकेंड ईयर में है, ठीक है, केमिस्ट्री से है, पता चला आप किसी कारणवश पढ़ाई को स्टॉप कर दिए या नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप 2 वर्ष का जो जिस जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एडवांस डिप्लोमा इन केमिस्ट्री। अगर आप 1 साल पे छोड़ रहे थे सर्टिफिकेट इन केमिस्ट्री, अगर आप 3 साल या 4 साल कंप्लीट करें तो डिग्री मिल जाएगा आपको। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विनियमन। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल और लॉ को छोड़कर सब इसके अंतर्गत आएंगे और इसके लिए एक अलग से उच्च शिक्षा भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना। तो विवेकपूर्ण संस्था का मतलब कि आपको उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान सामूहिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिए साधन संपन्न गतिशील बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों को एक विस्तृत होगी जिसे अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय में से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासित डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। मतलब कि अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज 100 साल पुराना है, वो अपनी डिग्री अब खुद प्रोवाइड कर सकता है, उसे अब किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये खुद करते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे मेरा खुद का कॉलेज था, ठीक है, जो डिम्ड था, सब कुछ अपना ही करता था, ये डिग्री खुद प्रोवाइड करता था, ठीक है। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के लिए प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वशासित डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बन जाएंगे। देखिए मैं जो बोला बात वही आ गई। 15 वर्ष तक अगर लगातार चल रहा है तो आप डिग्री देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, या आप उसको चाहे तो विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तो रहा। और चीज़ नई पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारा नियम कानून लाया जा रहा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें तो ऐड नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ जो कि इंग्लिश वाले वर्जन में है और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिया गया, इसे द हिंदू इंडियन से सारे पेपर्स में है, ठीक है।
जो बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पे सेटअप करने के लिए भी नई शिक्षा नीति में ये चीज़ ये सुविधा प्रदान करी गई है, उनको अनुमति दे दी गई है कि आप यहाँ पे जैसे अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अपना कोई सेंटर यहाँ खोलना चाहते हो यहाँ खोल सकता है, ऑक्सफोर्ड है खोल सकता है, MIT है खोल सकता है, और भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ के कॉलेज है, ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेज है, वो यहाँ पे खोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपनी सेंटर को यहाँ खोल सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्ष की। देखिए अब देखिए जो भी लोग पढ़ाएंगे उनको अब 4 वर्ष का B.Ed करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका, छात्रों के लिए वित्तीय सहायता है। SC ST OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के जो भी स्पेशल प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको ये चीज़ पढ़ने के लिए छूट दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अगर वो सरकारी में पढ़ तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं या प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो जिनकी फ़ीस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उस फ़ी को बियर करेगी या ज़्यादा से ज़्यादा छात्रवृत्ति के जरिए इसे मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। खुली और दूरस्थ शिक्षा, अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो आप ओपन मोड में भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा तो कोविड सिखाई दिया अच्छे से, तो इस पर आपको अच्छे से ज्ञान हो ही गया होगा। ठीक है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी तो मैं पहले ही बता दिया गया कि बिना आज के डेट में इंटरनेट के, बिना टेक्नोलॉजी के आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं, आप इलिटरेट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड से क्या आ गया है, आप लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाला है। बेनिफिशियल तो ठीक है, अच्छी बात है कि ऑफलाइन क्लास बेस्ट होती है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव अब होने वाला एजुकेशन वो ऑनलाइन ही हो रहा है, होगा और आगे भी हो चलेगा। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, इसके लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी। ठीक है। जिसमें मेनली आपका पाली, संस्कृत, प्राकृत और फारसी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ये एंशिएंट और मेडाइवल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। आपके प्राकृत भाषा महावीर और गौतम बुद्ध के समय भी थे। ठीक है। अशोका के समय भी थी। व्यावसायिक शिक्षा को पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा पे भी विशेष रूप से बल देना और 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। वित्त पोषण शिक्षा भी दिया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ देखिए क्या है कि हमारे देश में 3% GDP का 3% शिक्षा पे इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन अब क्या होगा 6%, अब पूरे GDP का 6% अब शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है। कांग्रेस के समय में कांग्रेस अपने समय में इसे ला रही थी, लेकिन बीजेपी उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन फिर यही काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का काम ही है एक दूसरे का क्रिटिसाइज़ करना, भले हम लोग उसमें क्या पीसते रहें। ठीक है। तो ज़्यादा ये जो पॉलिटिकल गेम्स है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसके अंतर्गत कौन कौन लाभान्वित होगा, जो ग्लोबली इंडिया लेवल पे 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 6000 ULB, 676 जिला से प्राप्त हुए 2 लाख से ज़्यादा सुझावों के में शामिल किया गया, और इसे MHRD द्वारा जनवरी 2005 में ये किया जा रहा है। और फाइनली 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति को गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय TS सुब्रमण्यम साहब ने की थी, लेकिन बाद में इसे इनकी मृत्यु के बाद जनवरी 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक इसरो के हैं जो डॉक्टर के पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और माई गॉव है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका माई गॉव है। ठीक है। माई गॉव इनोवेट, ठीक है, इनोवेट पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया, जिसे आम नागरिक
सहित हितधारकों अपनी इसमें टिप्पणी कर सकते हैं। और 29 जुलाई 2020 को फाइनली दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसे फाइनल रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा एनालिसिस। आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और भी सुझाव देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं, ताकि मैं इससे और अच्छा से अच्छा एनालिसिस आप लोगों के सामने ला सकूं। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत। नई शिक्षा नीति आप सबों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।